नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू MPPSC उत्कर्ष। माय नेम इज़ पूजा द्विवेदी। क्लाइमेट रेफ्यूजीज़, सी लेवल राइज, ये सारी चीज़ें तो आपने सुनी होंगी अभी तक। अब आप देखने भी वाले हैं कि पर्टिकुलरली पनामा में कैसे लोगों को रिलोकेट किया जा रहा है, क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है और इसकी वजह से उनके घर डूब रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। अर्लियर जून में ही 300 फैमिलीज़ को रिलोकेट किया गया था ऑन द आइलैंड ऑफ गर्दी सुगदम। ये पनामा का गुनायाला प्रोविंस में है। सी लेवल राइज हो रहा है, इस वजह से देखा जा रहा है। तो यहाँ पे पनामा के गुनायाला एरिया में गर्दी सगदुब नाम का एक आइलैंड है। 300 फैमिलीज़ को यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि आसपास सी लेवल राइज इतना ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे 3 to 4 मिलीमीटर्स का सी लेवल राइज देखा जा रहा है, पर बोला जा रहा है कि आगे चल के ये 1 सेंटीमीटर का होने वाला है। तो जैसे यहाँ पे सी लेवल बढ़ेगा वैसे एरिया ऑफ लैंड घटेंगे। यहाँ पे एग्रीकल्चर से लेके फिशरीज से लेके जो भी इम्पोर्टेंट कल्चर्स होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पे आप एक प्रॉपर वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, क्लाइमेट रेफ्यूजी। यहाँ पे सिर्फ ये पर्टिकुलर इस करीबन एरिया में नहीं हो रहा है, बल्कि साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन और बाकी जगहों पे भी सी लेवल राइज होने लगा है। आखिर सी लेवल राइज हो क्यों रहा है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से यहाँ तात्पर्य क्या है मेरा? क्लाइमेट चेंज यानी कि ग्लोबल टेम्परेचर्स या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जब भी ग्लोबल टेम्परेचर्स रेज होते हैं सबसे ज़्यादा जल्दी ओशन पे पता चलता है, बिकॉज व्हेन ओशन इज़ वार्म इट एक्सपैंड्स। पहली चीज़ तो ये है, सी लेवल राइज इसी की वजह से हो रहा है। सी वाटर absorbs heat to expand, ये तो हमने सुना ही है। इसके अलावा ग्लेशियर्स आर ऑल्सो melting। सो व्हेन ग्लेशियर्स आर melting, ग्लेशियर्स क्यों मेल्ट हो रहे हैं? क्योंकि ये हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रहे हैं। देन व्हेन ग्लेशियर्स मेल्ट दे ऑल्सो contribute the water to the sea, and that is another reason why sea levels are rising. So Panama has also become a victim of this very inevitable yet too much early sea level rise that we were going to see earlier. Now the families were moved to a newly built housing development which is known by the name of Nuevo Carti, और ये मेनलैंड गुनायाला एरिया में है, विच इज़ एन ऑटोनॉमस रीजन इन द कंट्री। ऑटोनॉमसली चलता है, ये स्वतंत्र रूप से चलता है। गर्दी सुगदुब इट इज़ होम टू नियरली 1300 मेंबर्स ऑफ द गुना कम्युनिटी। इंडिजिनस पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही है इन द ऑटोनॉमस रीजन ऑफ पनामा, और कुछ विलेजेस कोलंबिया में भी हैं इसके। यहाँ पे पहली बात तो पनामा कैरेबियन में है, जो कि 3 से 4 मिलीमीटर का पर ईयर का एक सी लेवल राइज देख रहा है, बट 2100 तक 1 सेंटीमीटर होने वाला है। यहाँ गर्दी सुगदुब में एनुअल फ्लडिंग भी होती है। हर साल फ्लडिंग का सिचुएशन होता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली इश्यूज़ हो रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर नवंबर दिसंबर में देखें तो। और यहाँ पे सी वाटर इंट्रूजन होने की वजह से इनका एग्रीकल्चर, फिशरीज, ये सब कुछ इम्पैक्ट होता है। एफर्ट्स हैं ताकि आइलैंड्स को प्रोटेक्ट किया जाए, जैसे कि आइलैंडर्स ने फोर्टिफाई किए हैं, यानी कि फोर्ट्स बनाने शुरू किए हैं। यह आपका बॉर्डरिंग एरिया है, इसके आगे से फोर्टिफिकेशन किया है ताकि पानी ना आए। साथ ही साथ रॉक्स और कोरल्स और अदर मटेरियल्स को यूज़ किया है। कोरल रीफ भी प्रोटेक्शन करने में स्पेसिफिकली फ्लडिंग से बहुत काम आते हैं। गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन ऑफ 300 न्यू हाउसेस के कर दिए हैं मेनलैंड पे, ताकि क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ को वो शरण दे सकें। इसके अलावा इनिशिएटिव है कि भाई रेसिडेंट्स को गर्दी सगदब से सेफ़र रीजन में लेके जाना है। अगर बात करें कौन कौन से और नेशंस है जो सी लेवल राइज से परेशान है, पहली बात तो जोग्राफिकली अगर हम देखें तो कैरेबियन सी, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी, हर जगह थ्रेट्स आ रहे हैं। स्पेसिफिकली इंडियन ओशन की बात करो तो 7517 किलोमीटर्स का कोस्ट लाइन है इंडिया का, और यहाँ पे इस कोस्ट लाइन में एम्प्लॉयमेंट है व्हेन इट कम्स टू एक्वाकल्चर और फिश पकड़ने से, एग्रीकल्चर से भी है, साथ ही साथ टूरिज़्म से भी है। तो अगर ये सारे एरियाज़ डूब जाएंगे बेटा, तो आप खुद ही समझ लो कि यहाँ पे ये सारे एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से क्लाइमेट रेफ्यूजीशिप बढ़ सकती है। लोग जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो कोस्ट को छोड़ के फिर मेनलैंड की तरफ आने की कोशिश करेंगे, और अगर वो मेनलैंड में आ जाते हैं तो जीनोफोबिया भी बढ़ेगा। जीनोफोबिया से तात्पर्य है यहाँ लोग एक दूसरे को एलियन समझेंगे कि अरे ये तो बाहर से आया है, हमारे रिसोर्सेज पे अब असर पड़ेगा, जिसकी वजह से देयर विल बी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। नाउ क्लाइमेट इम्पैक्ट की बात
करें, जो लो एलिवेशन एरियाज़ हैं, स्मॉल आइलैंड्स, ये हाईली वल्नरेबल है। इंडिया में भी तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। स्पेसिफिकली जब हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लगा रहे हैं कार निकोबार में, नीति आयोग का ये 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू गेट इफेक्टेड। अपार्ट फ्रॉम दैट मरीन सोर्सेज, मरीन रिसोर्सेज में आपके पास नेचुरल गैस से लेके ऑयल, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इन पर भी असर आएगा। इसके अलावा IPCC इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 1988 में स्थापित की गई है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से, ये बताती है कि जो आइलैंड्स है जैसे कि तुवालू, मार्शल आइलैंड्स, किरिबाती, स्पेसिफिकली अगर आप देखो ये सारे पैसिफिक ओशन में स्थित है, यहाँ पे लैंड लॉस हो रहा है, साथ ही साथ कल्चरल थ्रेट्स बन रहे हैं और इसकी वजह से लोगों के ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी आ रहे हैं। स्पेसिफिक इफेक्ट्स की बात करें तो स्टॉर्म सर्ज, किंग टाइड्स भी आ रही हैं, जिसकी वजह से कोस्ट इरोड हो रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी आ रहा है जिसकी वजह से कोस्टल इरोजन भी बढ़ता चला जा रहा है। साथ ही साथ सैलिनाइजेशन ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। सैलिनाइजेशन यानी कि जब ओशन का पानी आ जाएगा रिवर्स और लेक्स के पास, तो वो पानी भी सैलिनाइज हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नमकीन हो जा रहे हैं। हमें वैसे ही पता है कि 97 ऑफ द वाटर रिसोर्सेज जो इंडिया मतलब वर्ल्ड में है वो सैलाइन है, क्योंकि ओशन वाटर है। तो सैलाइन होने की वजह से क्या होता है, ये पोर्टेबल नहीं है, इनको यूज़ नहीं किया जा सकता। सिर्फ हमारे पास 3% फ्रेश वाटर है, जिसमें से सिर्फ अराउंड 1% ही हमारे पास एक्सेसिबल है। बाकी या तो स्नो लाइन में है, टॉप्स, माउंटेन टॉप्स पे आपको मिल जाएगा, या फिर ग्लेशियर्स में मिल जाएगा। ह्यूमन कॉस्ट भी है, स्मॉल आइलैंड कम्युनिटीज़ डिस्प्लेसमेंट का रिस्क देख रही हैं, इनके लॉस ऑफ होम्स हो रहे हैं, थ्रेट्स हैं इनके कल्चरल हेरिटेज को। यहाँ पे हम गूना लोगों की बात करें, गूना पीपल की, जो गर्दी सगदुक पनामा में है, दे आर फेसिंग डिस्ट्रप्शन ऑफ देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस। यहाँ पे आर्ट ऑफ मोलाज भी नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सी लेवल राइज। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ग्लोबली इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा, और बहुत सारे ही कंट्रीज़ हैं जिनकी अच्छी खासी कोस्ट लाइन है। स्पेसिफिकली अगर हम एशिया की बात करें, यूरोप की बात करें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की बात करें, हिस्टोरिकल राइज की बात करें तो 1880 से ग्लोबल सी लेवल राइज देखा जा रहा है। 21 से 24 सेंटीमीटर का राइज हम ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। रेट ऑफ सी लेवल राइज ये बढ़ती जा रही है पिछले कुछ सालों में। ग्लोबल वार्मिंग इसका बहुत बड़ा रीज़न है। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर्स एटलीस्ट 1 to 1.1 डिग्री सेल्सियस 1880 से बढ़ चुके हैं। और हमारा कहना है पेरिस एग्रीमेंट के तहत, जिसको हमने 2015 में साइन किया था और ये इफ़ेक्ट में आई है 2016 में, कि हमको प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरिजन में अब का टेम्परेचर बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल की बात करें तो 1880 से ही 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है टेम्परेचर, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ तो ऑल द इंडस्ट्रीज़ वर डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, दे वर डिपेंडेंट अपॉन फॉसिल फ्यूल्स, या जीवाश्म ईंधन पे ये निर्भर रहती हैं। और फॉसिल फ्यूल्स पे निर्भर रहने की वजह से क्या होता है कि फॉसिल फ्यूल्स ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। नाउ थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, ये तो मैंने आपको बताया ही है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं? कोस्टल रीजन्स और कंट्रीज़ पर्टिकुलरली जो ग्लोबल साउथ में हैं, जो गरीब देश हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं। फ्यूचर प्रोजेक्शंस की बात करें तो क्लाइमेट चेंज अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ऐसे आने वाले सालों में ऐसे बहुत हम इश्यूज़ देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे। सी लेवल राइज की वजह से क्लाइमेट रेफ्यूजीज बढ़ रहे हैं। तो देखिए ये है पनामा, इट इज़ सिचुएटेड इन द कैरिबियन सी, इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द कैरिबियन सी एंड द पैसिफिक ओशन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल अमेरिकन countries. Also from Colombia, this is the place which is known as the Darien Gap. बहुत सारे illegal migrants साउथ अमेरिका से पनामा के थ्रू ही होके जाते हैं। पनामा हैज़ इट्स बॉर्डर्स विथ कोस्टा रिका एंड कोलंबिया। डारियन गैप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इट इज़ अ बिग फॉरेस्ट पैच दैट इज सिचुएटेड बिटवीन पनामा एंड कोलंबिया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एंड हेयर इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन कैरिबियन सी एंड द पैसिफिक ओशन। पनामा कनाल
is very famous, and this is a canal that has been produced for shipments. Remember, Panama is bounded by the Caribbean Sea in the north and the Pacific Ocean in the south. The highest peak is an inactive volcano. That means the highest peak of it is inactive volcano, Baru. It has an elevation of 11,000 plus. Here is Baru volcano, which is an inactive volcano. 11,400 फीट का ये इसकी ऊंचाई है. पैसिफिक कोस्ट लाइन एक्सटेंड की जाती है ओजेरो पेनिनसुला एंड द गल्फ ऑफ पनामा से, एंड बाय न्यूमरस हेडलैंड्स एंड बेज. इट इज बॉर्डर्ड बाय कोस्टा रिका एंड कोलंबिया, नोन फॉर पनामा कैनाल. पनामा इज होम टू ओवर 1600 आइलैंड्स ऑफ इट्स कोस्ट. तभी तो सबसे ज़्यादा ये इम्पैक्ट होने के चांसेस इसको दिख रहे हैं. कंट्री होम है इंडिजिनस यूरोपियन पॉपुलेशन की, इंडिजिनस पीपल की. यूरोपियन पॉपुलेशन यहाँ रहती है, अफ्रो कैरिबियंस रहते हैं, और बहुत सारे माइग्रेंट्स अराउंड द वर्ल्ड से भी आते हैं. पनामा कनाल ये वन ऑफ द 2 स्ट्रेटेजिक आर्टिफिशियल वाटरवेज इन द वर्ल्ड है. एक स्विस कनाल भी है, 80 किलोमीटर्स लॉन्ग है. इट वाज बिल्ट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, और इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? रिपब्लिक ऑफ पनामा कर रही है सिंस 1999. बहुत पैसा भी इसको मिलता है, ये शिप पैसेज फैसिलिटेट करती है. ठीक है. सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, एंड आई होप यू विल बी कनेक्टेड टू MPPSC उत्कर्ष इन द डेज टू कम एज वेल. थैंक यू सो मच एवरीवन. टेक केयर.